वही चीज हमने देखी कि आजादी के बाद भी, है ना, भले ही हम क्या हो जाएं, कितने भी आजाद हो जाएं, कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये कास्ट के जो कुछ फीचर्स है वो आज भी हमें क्या है, इनहेरेंट है। बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास की, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर हमें दो पर्टिकुलर थ्योरीज जो है वो दी हुई है, ठीक है, कि ये कास्ट सिस्टम आज के समय पर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और लोग उसे किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने तो अपने बड़े बड़े किंगडम्स भी बनाए हुए थे, जैसे कि अगर आप बात करें गोंड की, तो गोंड ट्राइब में जो संग्राम शाह है या फिर आप बोल लीजिए रानी कमलापति जो है, इन्होंने अपने खुद के गोंड किंगडम बनाए हुए थे। तो फैमिली क्या है बेटा, फैमिली एक सोशल यूनिट है, और जिस सोशल यूनिट में हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी फैमिली मेंबर्स जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट और केयर करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयशा चौरी एंड वेलकम टू प्रारंभ ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी सोशियोलॉजी टीचर आप सभी का स्वागत करती हूं आज की हमारी इस क्लास में, जहां पर आज हम बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले हैं हमारा क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 द सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज के बारे में। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास और जल्दी से इस पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर हमें पढ़ना है किसके बारे में बेटा, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन शब्द का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जहां पर क्या होगा, एक सिस्टम होगा और उस सिस्टम से जुड़े हुए सभी लोगों को एक सिमिलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो करना होता है, ठीक है। तो एक सिमिलर आप बोल लीजिए लॉज या फिर, है ना, जो कोड होते हैं वो उन्हें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम समझें कि हमारा ये जो भारतीय समाज है इसमें भी कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, और आज के इस चैप्टर में हम जिन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम या फिर जाति व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमने बात करनी है ट्राइब्स की, कि भाई ट्राइब्स किस तरीके से एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से नॉर्म्स एंड कंडक्ट्स को फॉलो करते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे फैमिली के बारे में। तो ये तीन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं किसके साथ, कास्ट के साथ, जाति के साथ। अब कास्ट शब्द जो है वो वैसे तो अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडिया से ये शब्द हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर हम इसे क्या बोलते थे, वहां पर हम इसे वर्ण या जाति बोलकर इसे आइडेंटिफाई किया जाता था। और कास्ट शब्द कब आया? कास्ट शब्द आता है जब इंडिया में यूरोपियंस का एडवेंट हुआ, और वहीं से जो पोर्चुगीज थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज से कास्टा शब्द, जिसका मतलब क्या होता है, प्योर ब्रीड, से इस कास्ट वर्ड को क्या किया था, ओरिजिनेट किया था। सो कास्ट टर्म केम फ्रॉम द पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, जिसका मतलब होता है प्योर ब्रीड। अब प्योर ब्रीड को क्यों इसके साथ जोड़ दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन यूरोपियंस को ऐसा लगा कि हमारी सोसाइटी में ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ताकि इनकी प्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं से नष्ट ना हो, है ना। आप देख लीजिए कि आप जिस भी सोशल ग्रुप के या जिस भी कास्ट ग्रुप की बात करेंगे तो वो ऐसे हर तरीके के प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि एंडोगैमस मैरिजेस हो गया, जैसे कि फूड प्रैक्टिसेस हो गया, जिस तरीके से उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को देखकर उन्होंने क्या बोला कि भाई कास्ट जो है, यहां पर किसे बोला जा रहा है, सोशल ग्रुप को, कास्ट ग्रुप्स को, जो अपने आप को प्योर ब्रीड कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारी इस व्यवस्था में हमने कास्ट शब्द से, है ना, जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है उससे हम इसे क्या समझते हैं कि भाई सबसे पहले जो व्यवस्था आई थी वो क्या थी, वर्ण व्यवस्था। जो हमारा वैदिक पीरियड था, उस वैदिक पीरियड में ये देखा गया कि अगर ऐसा हो जाए कि सभी लोग सभी तरीके के, अगर ऐसा हो जाए कि भाई सभी लोग जो है वो एक ही तरीके के काम को करने लगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कियोस हो जाएगा, है ना, एक तरीके से मारामारी हो जाएगी कि भाई सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, सारे लोग पढ़ाई या वेद को पढ़ने का काम कर रहे हैं, या सारे लोग एग्रीकल्चर करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से सोशल डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण क्या किया गया, इसके कारण समाज में एक व्यवस्था बनाएगी, और उस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या होगा बेटा, वर्ण व्यवस्था में उन्होंने एक 4 फोल्ड डिवीजन बनाया विच वाज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां पर सबसे ऊपर रखे गए ब्राह्मण्स, उसके बाद रखे गए क्षत्रियास, फिर हुए वैश्य और लास्ट में हुए शूद्रास, ठीक है। तो अब जो ब्राह्मण्स हैं उन्हें क्या काम दिया गया कि भाई आपको जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी में रिलीजन को और प्योरिटी को मेंटेन करना है। तो इन्हें काम दिया गया कि आपको वेद की क्या करनी है, स्टडी करनी है और उसे लोगों को पढ़ाना है, और सैक्रिफाइसेस वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको कराना है।
दूसरे हुए क्षत्रियास। क्षत्रियास को क्या बोला गया कि आपको जो है वो सोसाइटी में, है ना, कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे, हम किसी के थ्रू मारे ना जाएं, तो हमारे प्रोटेक्शन का जिम्मा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा, हमारे लॉ एंड जस्टिस का जिम्मा किसके पास होगा? क्षत्रियास के पास होगा। उसके बाद जो वैश्य थे, वैश्य को क्या बोला गया जी कि पूरा के पूरा इकोनॉमिक बर्डन जो है, यानी कि एग्रीकल्चर, ट्रेड हो गया, टैक्स हो गया, हर तरीके की चीजें जो है वो किसे देखनी होगी? वो वैश्य ग्रुप को देखनी होगी। तो सारा की सारा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो वैश्यास के ऊपर रखा गया। और जो सर्विट्यूड का काम है, यानी कि जो सर्विसेज का काम है, कि जो अपर 3 वर्णास हैं उन्हें सर्व करने का काम कौन करेगा? शूद्रदास करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे समाज में उस समय पर बनाए गए थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ? लेटर ऑन अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे, पहले ये रिजिड नहीं था, बट आगे जाकर क्या हुआ कि समाज में कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए गए धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास में, कि कहीं ना कहीं इस सोशल डिविजन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रिजिड कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो वेद के साथ इसे जोड़ दिया गया, क्योंकि भाई वेद में लिखा हुआ है पुरुष सूक्त में कि इस सिस्टम को ऐसे ही फॉलो करना है, तो उन्होंने वेद से इसकी अथॉरिटी ले ली। राजाओं को कहीं ना कहीं परसुएट किया गया कि आपको इस व्यवस्था को मानना है। तो जिससे क्या किया गया कि ये जो सिस्टम जो पहले कैसा था? फ्लेक्सिबल था, जहां पर लोग अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेटस को या अपने वर्ण को ऊपर नीचे करते रहते थे। लेकिन जब इसे फिक्स कर दिया गया तो अब यही वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसी बन गई? ये बन जाती है आगे जाकर बर्थ के बेसिस पर, कि एक बार आपका जन्म जिस भी वर्ण में हो गया तो आजीवन आपको और आपके आने वाली सभी जनरेशंस को उस ही वर्ण का मेंबर होना है और उन्हीं कामों को करना होगा। अब आगे क्या हुआ? जब हम आगे बढ़ते हैं, जब आप बोल लीजिए वैदिक पीरियड से हम थोड़ा और आगे जाएंगे, तो वहां पर हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस नजर आएंगी कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस इमर्ज हो रहे हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं जिन्हें इस वर्ण व्यवस्था के 4-4 सिस्टम में रखना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल था। तो एक काम किया गया कि क्यों ना कुछ नए ग्रुप्स को बनाया जाए, और उन ग्रुप्स को बनाने के लिए ही इन वर्ण के थ्रू नए ग्रुप्स, जिन्हें हम जाति बोल रहे हैं, लोकल या सबकास्ट बोल रहे हैं, उनके थ्रू इन ग्रुप्स को क्या किया गया? इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, जैसे कि यार आप बोल लीजिए कि भाई निषाद ग्रुप जो कहां रह रहा है? जो कि जंगलों में रह रहा है, फॉरेस्ट में रह रहा है। ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए कि जो पास्टरलिस्ट ग्रुप है, या फिर आप बोल लीजिए वो लोग जो कि सोने का काम कर रहे हैं, गोल्ड का काम कर रहे हैं, गोल्ड स्मिथ है। तो भाई ये जो सारे लोग हैं, इनके साथ क्या चीजें हो रही हैं? इनके साथ जो है इन्हें इस वर्ण व्यवस्था में कहां रखा जाए, किस कैटेगरी में रख दे, ये एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया। तो एक नया ग्रुप जो है वो यहां पर इमर्ज हो जाता है, जिसे हमने क्या बोला? कास्ट या फिर सबकास्ट या जाति व्यवस्था। ठीक है, अब अगर हम इनसे बात करें तो धीरे धीरे क्या किया गया? धीरे धीरे तो ये फ्लेक्सिबल थी, बट आगे जाकर इसे ही वर्ण व्यवस्था को रिजिड कर दिया गया ग्रेजुअली। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर क्या होगा बेटा? कि ये जो वर्ण या जाति व्यवस्था है, इसे क्या किया गया? बर्थ बेस्ड स्टेटस इसको प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि एक बार आपका जन्म जिस भी वर्ण में या जिस भी जाति में हो गया, आपका वर्ण कभी भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी, पहले तो आप कोई ऑक्यूपेशन कर ही नहीं सकते जो आपके वर्ण को या आपकी जाति को अलॉट किया गया है उसके अलावा। बट इफ इन केस अगर आप उससे बाहर निकल जाते, दूसरे प्रोफेशन को भी करते, तो भी आपको इकोनॉमिक रिस्पेक्ट या सोशल रिस्पेक्ट जो है वहां पर नहीं मिलने वाली है। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो थी एंडोगैमस प्रैक्टिसेस की। एंडोगैमस प्रैक्टिसेस क्या हुई भाई? कि आपको जो शादी करनी है, जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस आप क्रिएट करेंगे, वो कैसे होंगे? वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही उस कास्ट ग्रुप के विदिन करने होंगे। आप उस कास्ट ग्रुप से निकलकर किसी दूसरे कास्ट या किसी दूसरे वर्ण के साथ शादी नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक क्षत्रिय है तो उसे शादी करनी होगी किसी दूसरे क्षत्रिय फैमिली में। ठीक है, वो किसी ब्राह्मण या किसी वैश्य, किसी शूद्र परिवार में शादी नहीं कर सकता। तो एंडोगैमस मैरिजेस स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ क्या किया गया? फूड और सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप एक ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं, आपका वर्ण जो है वो ब्राह्मण है, तो अब क्या करना होगा भाई आपको? कि कुछ स्पेशल या कुछ रिस्ट्रिक्टेड फूड प्रैक्टिसेस जो हैं वो यहां पर आप करेंगे। जैसे कि अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो वो वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करते, सात्विक फूड खाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप क्षत्रियास की बात करेंगे तो उनके लिए नॉन वेजिटेरियन जो होगा वो अलाउड होगा। ठीक है, तो ऐसी फूड और कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि आप बोल लीजिए कि भाई आपको किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसे छूना है, किसे नहीं छूना है, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे वर्ण और जाति व्यवस्था के साथ जोड़ दी गई। आगे जाकर क्या हुआ? इसमें सेगमेंटल डिविजन भी हुआ। एक और फीचर जो होता है इसका, दैट इज द सेगमेंटल डिविजन। अब सेगमेंटल डिविजन क्या है जी? सेगमेंटल डिविजन ये है कि आगे जाकर यही जो जाति है,
जी जो कास्ट है इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया सब कास्ट में, और सब कास्ट से भी इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया सब कास्ट में। ठीक है, तो ये जो है ये कास्ट जो है वो यही आगे जाकर अपने आप को फर्दर क्या कर रही है, डिवाइड करे जा रही है ना, फर्दर सेगमेंटल डिवीजन हो रहा है इनका। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन की, ठीक है, कि भाई एक बार आपका जन्म है ना, आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई आपके पिताजी जो हैं वो सेना में क्या है, नायक हैं, तो आपको भी क्या करना होगा, भले आपको वेद पढ़ने में बहुत रुचि है, या भले आप बोल लीजिए कि भाई आपको व्यापार करना बहुत अच्छा लगता है, या आप करना चाहते हैं व्यापार, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पिताजी क्या है, सेना में नायक है, क्षत्रिय धर्म का वो पालन कर रहे हैं, तो आपको भी उस क्षत्रिय धर्म को ही चुनना होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बेटे को और उसके बेटे को और उसके बेटे को भी यही काम जो है वो करना होगा। तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन भी यहां पर क्या करे गए थे, चूज करे गए थे। ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं इस कास्ट सिस्टम से जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स की। तो दो प्रिंसिपल्स जो है जो कि यहाँ पर मेन है, जो कि आपको पढ़ने हैं और एग्जाम में यहाँ पर आपसे पूछे भी जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है दैट इज द डिफरेंसेस एंड सेपरेशन के बारे में। ठीक है, कि भाई अगर हम बात करें तो ये वर्ण व्यवस्था जो है वो क्या बताती है कि हर वर्ण या हर कास्ट जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, और इन्हें क्या रहना चाहिए, सेपरेटेड रहना चाहिए, एक दूसरे से काफी अलग रहना चाहिए, ताकि वो क्या मेंटेन कर सके, ताकि वो अपनी जो प्योरिटी है उसे मेंटेन कर सके। यानी कि अगर ये एक दूसरे से शादी कर लेंगे, अगर इनके खून एक्सचेंज हो गए, अगर ये एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे, उठने बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं इनका कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जिसके कारण इनकी जो प्योरिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हर वर्ण या हर कास्ट जो है वो अगली कास्ट से अलग है, और जिसके कारण उन्हें क्या रहना चाहिए, सेपरेटेड रहना चाहिए और अलग रहना चाहिए। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज द होलिज्म एंड हायरार्की का। अब ये क्या बताता है बेटा, ये बताता है कि जब आप एक वर्ण व्यवस्था में है तो हर कास्ट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हर कास्ट जो है वो आइसोलेटेड ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये क्या बना रहे हैं, ये पूरा की पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम में हर एक कास्ट के इंसान को अगले कास्ट के इंसान की क्या है, जरूरत है। जो ब्राह्मण है उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए क्षत्रिय की जरूरत है, जो ब्राह्मण है उसे खाने के लिए उस वैश्य की जरूरत है जो कि उसके लिए अनाज उगाएगा। ठीक है, जो वैश्य है उसे जरूरत है किसकी, एक ब्राह्मण की जो उसके लिए सैक्रिफाइस कंडक्ट करवा के देगा, और एक क्षत्रिय की जो उसे क्या करेगा, जो उसे प्रोटेक्शन देगा। इन तीनों को जरूरत है किसकी, शूद्र की, जो क्या करेंगे, जो उन्हें अलग अलग फॉर्म ऑफ सर्विसेज जो है वो ला कर देंगे। तो भले ही ये क्या है, सेपरेटेड है, अलग है, बट उसके बाद भी ये सभी क्या है, एक साथ है, होलिज्म है। ठीक है, और एक हायरार्की इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है वो एक प्रॉपर हायरार्की के फॉर्म में समाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इतनी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में देखी। अब बात करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट के बारे में, कि भाई जब हमारा भारत देश क्या हुआ, गुलामी में जाता है, यानी कि जब हम कॉलोनाइज होते हैं, तो उस समय पर भारत की इस कास्ट व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं दो टाइम सेक्शंस में। एक हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे 1800 से लेकर 1947 तक, और दूसरा होगा हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जहां पर हम 1947 और उसके बाद के समय की चीजों को हम देखने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए किसकी, कॉलोनियल एंड कास्ट ग्रुप की, है ना, तो अगर हम 1800 से 1947 के समय की बात करें तो वहां पर चीजें कैसी हो रही थी। तो जैसे आपको पता है कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, और जब वो हमारे देश में आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो समझना चाहते थे कि भाई ये भारतीय लोग जो हैं, ये इंडियंस हैं, किस तरीके से रहते, किस तरीके से एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशन मेंटेन करते, क्योंकि अभी तक जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे हमारे बारे में। ठीक है, तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने सर्वेस करवाने शुरू करे। ठीक है, कि एक बार समझते तो हैं कि भाई जनसंख्या कैसी है, इनकी डेमोग्राफी कैसी है, जो कि हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, और उस डेमोग्राफी को समझकर उस पर्टिकुलर डेटा से कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी को समझना चाहते थे, ताकि वो हमें आसानी से रूल कर सके। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ, अब जब उन्होंने हमें सर्वे करना शुरू किया तो उन्हें तो चीजें समझ ही नहीं आ रही कि भाई ऐसा कैसी व्यवस्था है जहां पर एक तो पहले अलग अलग रिलीजन्स हैं, अब उन्हीं रिलीजन्स में क्या है, फर्दर ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के फर्दर ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के फर्दर ग्रुप्स हैं, तो उन्हें ये जो पूरा सिस्टम है ये किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था। और इसके कारण क्या किया गया, इसके कारण आगे जाकर जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उनकी मदद से एक प्रॉपर सिस्टम जो है, एक सोशल सिस्टम जो है वो यहां पर उन्होंने डिराइव किया। ठीक है,
सो द सेंसस जो कि कंडक्ट करेगा 1860 से 1901 पर, यहाँ पर जो हर्बर्ट रिस्ले हैं, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं, सॉरी, हर्बर्ट रिस्ले जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कास्ट को कोडिफाई किया। उन्होंने जितनी भी कास्ट थी उन सभी कास्ट से बोला कि आप अपने अपने बारे में जो भी जानते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी आप मेरे पास लेकर आ जाइए, और मैं क्या करूंगा, मैं आपकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, और उस लिस्ट में आप सभी को मेंटेन कर दूंगा, आप सभी के नंबर लिख दूंगा कि भैया कौन ऊपर है, कौन नीचे है और कौन सबसे नीचे है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि जब इन्होंने ये कोडिफाई किया तो वो ग्रुप्स जो पहले, जो हमारे आप बोल लीजिए कॉलोनियल पीरियड के पहले जो एक अपर सोशल स्टेटस को एंजॉय कर रही थी, वो इस नए कोडिफाई सिस्टम के थ्रू क्या करी गई, नीचे डाल दी गई, ठीक है, और जो नीचे थे वो ऊपर डाल दिए गए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि पूरा के पूरा सिस्टम जो है वो हमारा उलट पुलट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सिस्टम किया कि पहली चीज तो पूरी की पूरी जो कास्ट थी उन्हें कोडिफाई किया, और कोडिफाई करने के बाद एक प्रॉपर लिस्ट बनाई, और यही लिस्ट कहलाई क्या, यही लिस्ट कहलाई 1935 एक्ट के थ्रू, जहां पर उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की दो अलग लिस्ट जो है वो यहां पर बनाई हुई थी। तो एक लिस्ट में उन्होंने क्या करी, सारी की सारी जो कास्ट थी उनकी लिस्ट बना दी, और दूसरे में उन्होंने क्या किया, सारी की सारी जो ट्राइब्स थी उनकी लिस्ट उन्होंने यहाँ पे बनानी शुरू कर दी, और पूरा की पूरा जो सोशल सिस्टम था वो हमारा एक तरीके से जंबल कर दिया, मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि ऊपर नीचे सारी चीजें हो गई थी, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनके और भी कई सारे रिफॉर्म्स आए, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि आप बोल लीजिए रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया। अब इसके थ्रू भी क्या किया गया, इसके थ्रू इन्होंने जो पुरानी व्यवस्था थी जहां पर कुछ सिलेक्टेड लोग ही जमींदार हुआ करते थे पर्टिकुलर कास्ट के, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रियास, अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्हें ये बात समझ में आई कि भाई हम तो एजेंसी जो है, हम जो आप बोल लीजिए कि जो एजेंट बनाना है, जो हमारे लिए क्या ला कर देगा, जो हमारे लिए लैंड रेवेन्यू और टैक्स ला कर देगा, हम तो उसे बनाएंगे, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, लेकिन वो क्या हो, वो बस हमें टैक्स ला कर दे दे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें भी क्या किया गया, धीरे धीरे अपलिफ्ट किया गया, क्योंकि अब उन्हें भी एजेंसीज मिलने लगी, उन्हें भी एक तरीके से एजेंटशिप मिलने लगी है। तो इस उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू भी कहीं ना कहीं क्या देखा गया, कहीं ना कहीं जो हमारा कास्ट सिस्टम था उसमें एक उलटफेर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कॉलोनिज्म एंड कास्ट, जहां पर हमने देखा कि इस कॉलोनियल सिस्टम के आ जाने से के कारण जो हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम हुआ करता था, अब वो इस लिस्ट के कारण, इस कोडिफिकेशन के कारण क्या हो गया, एक तरीके से रिजिड हो गया, और यही लिस्ट जो है वो आज के समय पर हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, ठीक है, कि इस ही समय पर अगर हम देखें तो जहां पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हमें कास्ट के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अलग रहेंगे, अपर कास्ट के लोग जो है वो अलग रहेंगे, और इनके बीच में किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, इनके बीच में किसी भी तरीके का यूनियन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो ये सभी मिलकर हमारे खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठा देंगे। तो एक काम करते हैं कि हर वो तरीका यूज करते हैं, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, जो इन्होंने पहले किसे दिया, मुस्लिम्स को दिया, फिर धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं डिप्रेस कास्ट को भी देना चाह रहे थे। तो ब्रिटिशर्स की ये जो साजिश थी डिवाइड एंड रूल वाली, ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो इस चीज को समझ चुके थे अच्छे से, और उन्होंने बात करी कि भाई अब वो समय आ चुका है कि जब तक हम एज अ रिलीजन ही क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, कि एक ही रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल अनडिवाइडेड है, बिल्कुल एक तरीके सॉरी डिवाइडेड है हर तरीके से, है ना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर हमें आपस में ही यूनिटी नहीं होगी तो कोई भी हमें क्या करेगा, तोड़कर चला जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी हो गए, महात्मा ज्योतिबा फुले हो जाते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर है, अय्यन काली है, सावित्री फुले है, नायकर है, ये सभी लोग जो है जो क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स हैं। और इन्होंने किस चीज की बात करी, इन्होंने बात करी कि भाई अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें हमारे देश का डेवलपमेंट चाहिए तो वो डेवलपमेंट कब होगा, जब हम हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा वाइस है, क्या अनटचेबिलिटी, उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा पहले ही तो हम डिवाइडेड थे किसमें, अलग अलग धर्म में, है ना। क्यों, क्योंकि भाई लोग जो है पहले हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, वैदिक यानी कि हिंदू रिलीजन हुआ करता था। बट धीरे धीरे कई सारे रिलीजन आए, जैसे कि अगर हम बोले कि भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि लोग जो है वो इस ब्रह्मांडिकल रिलीजन से कहीं ना कहीं परेशान थे, ठीक है। उसके बाद इस्लाम आया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो कन्वर्जन हुआ फ्रॉम हिंदुइज्म टू द डिफरेंट रिलीजन, वो इस वजह से हुआ क्योंकि कहीं
कहीं ना कहीं लोग किस चीज से परेशान थे, कहीं ना कहीं वो इस हिंदू समाज की ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, जो कुछ लोगों को ऊपर और कुछ लोगों को नीचे रख रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये परेशान थे। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना एक काम करते हैं कि ये जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी वजह को ही हम खत्म कर दें, यानी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके ये जो आप बोल लीजिए कि जो वाइसेस हैं, जो आप बोल लीजिए जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको ही हम खत्म कर देते हैं। और जब हम उनको खत्म कर देंगे तो जब लोग इसी रिलीजन से सेटिस्फाई होंगे तो वो दूसरे रिलीजन की तरफ जाएंगे ही नहीं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जो है जिस तरीके से उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को डिवाइड करके उन्हें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। अब वही साजिश किसके साथ कर रहे थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ। और उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारा ही हिंदू समाज तुम में से कुछ लोगों को क्या कर रहा है, बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ है अरसों से बरसों से, ठीक है। और वो अगर तुम उनके साथ रहोगे तो कभी भी तुम अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो अपर कास्ट है वो कभी भी तुम्हें ऊपर उठने देगा ही नहीं। तो हम तुम्हें क्या करते हैं, हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, और वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा उसकी हेल्प से तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे, अपने लिए लॉज बनाओगे और अपना अपलिफ्टमेंट करोगे। तो गांधी जी को ये बात समझ में आई कि भाई ऐसे तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे पूरे भारत देश को तोड़ना शुरू कर देंगे। तो एक काम करते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी है ना, इसको ही हटा देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के जो हरिजन द्वारा वगैरह आप जानते होंगे, ये सभी इसीलिए ही करे गए थे, ठीक है। क्यों करे गए थे, तो कि क्या हो जाए कि भाई ये जो हरिजन दौरा है इसके थ्रू गांधी जी पूरे देश में कहीं ना कहीं जो अनटचेबिलिटी है उसके अगेंस्ट जो है वो एक मुहिम चला रहे थे, उसके अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, वो जो है वो पूरी सोसाइटी को, पूरी हिंदू सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो मास पार्टिसिपेशन था उसके थ्रू कहीं ना कहीं हमने क्या किया, अपना नेशनल यूनिटी बताया ब्रिटिशर्स को और हमारे देश को आजादी दिखाया, ठीक है। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो आज भी हर तरीके से ये जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि बट इट स्टिल इन्फ्लुएंसेस, कि भले ही आज के समय पर हमारे देश से इस आर्टिकल 17 के थ्रू हम अनटचेबिलिटी को एबॉलिश तो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इकोनॉमी है ना, दैट इज नेटवर्क एंड जॉब्स में, कि अगर आप बात करें कि जब भी हम जॉब लेने जाते हैं, चाहे फिर आप बोल लीजिए कि वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, वैसे तो आज फिर भी हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम आज से कुछ 50 साल पहले की बात करें तो वहां पर क्या देखा जा रहा है बेटा, वहां पर यह देखा जा रहा है कि भाई वो लोग जो कि पहले से पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, वो जॉब देते समय अपने कास्ट वाले लोगों को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं कास्ट प्रेफरेंस आपको उस इकोनॉमी में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अर्बन प्रेजुडिसेस, ठीक है, कि जब आप जाते हैं कहीं भी किसी शहर में तो भले ही लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको एक प्रेजुडाइस नजर आएगा वहां पर, जहां पर एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से अलग किसी ना किसी तरीके से आप बोल लीजिए घृणा का भाव जो है वो रखा करते हैं, ठीक है। एक प्रेजुडाइज होता है हमारे मन में कि यार ये वाली जाति के जो लोग हैं ना वो काम नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते, ठीक है, या ये वाली जाति के जो लोग हैं ना वो बहुत आलसी हैं। तो ऐसे प्रेजुडाइसेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो आज के समय पर भी ये जो हमारी अर्बन सोसाइटी है इसमें एंडोगैमस मैरिजेस ही हो रही है। हर संडे के दिन जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो उस न्यूज़पेपर में आपको उस क्लासिफाइड पेज पर ऐसे ब्लॉक लेटर्स में नजर आएगा कि ब्राह्मण वधू ही चाहिए, क्षत्रिय वर ही चाहिए। तो ये क्या है, ये सब उसी ही कास्ट सिस्टम का तरीका है उसे बताने का, उसे रिप्रेजेंट करने का, जो भी आज के समय पर भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। कि चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो गए हो, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ हम शादियां किसमें करना चाहते हैं, आज भी अपनी ही कास्ट में या वर्ण में करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके साथ अगर हम देखें तो कास्ट में पॉलिटिक्स जो है वो आज आपको हर तरीके से नजर आएगी, ठीक है। आज की जो पूरी के पूरी जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कहीं ना कहीं कास्ट के बेसिस पर ही चल रही है। लोग अपने ही कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बनने के बाद अपने कास्ट के लोगों के बारे में पहले सोचता है, ठीक है। तो वही चीज हमने देखी कि आजादी के बाद भी है ना, भले ही हम क्या हो जाएं, कितने भी आजाद हो जाएं, कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये कास्ट के जो कुछ फीचर्स है वो आज भी हमें क्या है, इनहेरेंट है, ठीक है जी। तो ये पॉलिटिक्स में जो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन जो है, जैसे आप देखोगे कई सारी ऐसी नेशनल पार्टीज है जो भी आज के समय पर भी कास्ट पॉलिटिक्स खेलती हैं, ठीक है, और जो बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रही है अपने उस इलेक्शन में उस कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से। तो ये चीजें जो है जो आप आज की इस व्यवस्था में अभी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए
अब ये वही प्रैक्टिसेस है जिनकी अभी हमने बात करी, ठीक है, कि द प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, कि भाई जो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप इंडिया में देखोगे तो उसमें भी आपको ये कास्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाएंगी अलग अलग तरीके से। पहली चीज क्या कि भाई स्टेट पॉलिसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, जब स्टेट ने पॉलिसीज बनानी शुरू करी तो उसने भी पहले तो एक तरीके से क्या किया कि जो कास्ट का सिस्टम था उसको हटा ही दिया कि भाई अगर हम कास्ट को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म प्रमोट होगा, तो उन्होंने सबको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। लेकिन सबको इक्वल रखने के बावजूद भी क्या किया गया, आज के समय पर कहीं ना कहीं हम ये कास्ट डिवीजन जो है वो हमारे देश में देख रहे हैं। उसी का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि वो कास्ट जो कि ब्रिटिश पीरियड में क्या करी गई, भाई फल फूल गई, जिन्हें एजुकेशन मिल गया है ना, जो अपर कास्ट थी, जो कि जिसके लोग पहले से अमीर थे, जिन्होंने एजुकेशन को गेन कर लिया, जो अपने बड़े बड़े बिजनेस सेट कर पाए, वो आजादी के बाद भी क्या हो गए, अमीर हो गए और उस चीज का फायदा उठाकर ले गए। लेकिन वो लोग जो सदियों से क्या करे गए थे, दबाए गए थे, कहीं ना कहीं डिप्रेस करे गए थे, सब्जुगेट करे गए थे, वो आज इस आजादी के बाद भी क्या कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बन रहे। तो जो हम बात करते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, कि भाई सोशली भी पुअर हैं, वो सोशली भी एक लोअर स्ट्रैटा पर स्टैंड कर रहे हैं और इकोनॉमिकली वो एक लोअर स्ट्रैटा पर स्टैंड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद कास्ट एंड एम्प्लॉयमेंट हमने देखा, ठीक, कि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो अपनी कास्ट के लोगों को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। देन कल्चर एंड डोमेस्टिक लाइफ, मैरिजेस में हमने ये चीज देखी हुई थी, पॉलिटिक्स में हमने ये चीज देखी हुई थी, ठीक है, और सोशियोलॉजिकल इंसाइट, मतलब कि ये सभी चीजें जो है वो आज के समय पर हम इन सारी चीजों को अपने आसपास देख रहे हैं। चले अब इसके बाद बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास की, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर हमें दो पर्टिकुलर थ्योरीज जो है वो दी हुई हैं, ठीक है, कि ये कास्ट सिस्टम आज के समय पर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और लोग उसे किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास जो कि क्या है, एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली हमें दो कंसेप्ट देते हैं, पहला है संस्कृताइजेशन का और दूसरा है डोमिनेंट क्लास का। अब संस्कृताइजेशन में उन्होंने क्या बताया, संस्कृताइजेशन में वो ये बताते हैं कि भाई जो लोअर कास्ट है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, इमिटेट करने की कोशिश करती हैं, किसे, अपर कास्ट की लाइफस्टाइल को। क्यों करने की कोशिश करती हैं, इसलिए करने की कोशिश करती है क्योंकि जब वो शहरों में रहेंगे या आप बोल लीजिए किसी ऐसे इलाके में वो रह रहे हैं जहां पर उनके कास्ट के बारे में कोई नहीं जानता, तो वो समाज में सोशल रिस्पेक्ट को पाने के लिए अपनी प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं हटा देंगे और किसकी प्रैक्टिसेस को कॉपी करना शुरू करेंगे, जो ब्राह्मण या अपर कास्ट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू बताएं तो जो लोअर कास्ट था, ठीक है, अब उस लोअर कास्ट में कभी भी सती प्रथा का जो कंसेप्ट था वो नहीं था। सती प्रथा सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों के यहाँ पर करा जाता था, जहां पर जो वॉर की वजह से जब उनके मेल जो उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी तो जो महिलाएं हैं वो खुद को सेव करने के लिए क्या करती थी, जौहर करती थी या उस अग्निकुंड में कूद जाया करती थी, ठीक है। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर यही लोअर कास्ट जो है वो भी सती प्रथा से जुड़ने चली गई है ना। उन्होंने बोला कि भाई अगर हम भी अपनी औरतों को इस तरीके से बांधना शुरू कर देंगे तो शायद क्या होगा, शायद कहीं ना कहीं हमें भी समाज में वो रिस्पेक्ट मिलने लगेगा जो कि किसे मिल रहा था, क्षत्रियास को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें अगर हम बोले तो ये जो लोअर कास्ट है, क्योंकि क्या हो रहा था कि लोअर कास्ट होने की वजह से इनका इकोनॉमिक स्टेटस हमेशा पुअर ही होता था। अब पुअर होने की वजह से इनके घरों में महिला और पुरुष दोनों काम करते थे, बट इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि भाई अपर कास्ट में सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही काम कर रहे हैं, महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। क्यों, क्योंकि महिलाओं को वो पर्दों में रख रहे हैं और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से मेल्स ही घर से बाहर निकलते हैं और वही जो है वो काम करते हैं। लेकिन हुआ क्या, आगे जाकर हुआ ये कि भाई ये पुअर्स ने भी उसे, जैसे बोलते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ठीक, तो उन्होंने वही चीज करनी शुरू कर दी कि इन्होंने भी अपर कास्ट के जैसे अपनी महिलाओं को काम करने से बंद करवा दिया कि नहीं आप भी घर से बाहर नहीं जाओगी। अब इससे क्या हो गई कि इनकी जो इनकम है वो आधी हो जाती है और जिसके कारण इनके घर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बुरे तरीके से हिल जाती है। अब वैसे ही अगर हम देखें फूड प्रैक्टिसेस के केस में, तो जो ब्राह्मण्स थे वो किसको खा रहे थे, वो वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम कर रहे थे। बट ये लोग जो हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए, क्योंकि इन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, इन्हें प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ब्राह्मण्स के जैसे बनने के लिए इन्होंने भी नॉन वेजिटेरियन फूड को खाना बंद कर दिया और वेजिटेरियन फूड को खाना शुरू कर दिया। तो अब ये इसकी वजह से क्या हो जाएगी कि इनकी बॉडी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज हुई कि संस्कृताइजेशन में जो लोअर कास्ट है वो इमिटेट करती है किसके, अपर कास्ट को। क्यों करने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं उन्हें क्या मिल जाए, समाज में रिस्पेक्ट मिल जाए। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ द संस्कृताइजेशन की, तो वो क्या है जी, पहला है द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है।
कि वो शायद ये सोचते हैं कि अगर हम उन्हें इमिटेट करना शुरू करेंगे तो हमें एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाएगा, ठीक है, और हमारा सोशल स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर हम बात करें तो ये जो संस्कृताइजेशन है इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक पोजिशनल चेंज होता है, ठीक है, कि आप बोल लीजिए कि जो हायरार्की है कास्ट सिस्टम की, इसमें आप कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, मतलब सोशली आप ऊपर उठ सकते हैं लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो आपका सिस्टम वहीं के वहीं ही रह जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आमदनी के उस पे कि इन्होंने सोशली अपने स्टेटस को उठाने के लिए अपनी महिलाओं को काम करवाने से बंद कर दिया, लेकिन जब इनकी महिलाएं काम कर रही थी तो इनके घर में डबल पैसा आ रहा था। अब उसी कारण से इनके घर का पैसा क्या हो गया, आधा हो गया, और इकोनॉमिकली इनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या चीजें हो जाएंगी कि इनका खुद का कल्चर जो था, जो इनकी खुद की ट्राइबल प्रैक्टिसेस थी, जो इनके खुद के आप बोल लीजिए गॉड्स को ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी वर्शिप कर रहे थे, वो सभी चीजें इन्होंने छोड़ दी और अपने कल्चर के ऊपर किसी दूसरे कल्चर को क्या कर लिया, इंपोज कर लिया, ठीक है। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये बेस्ड होता है, जहां पर कोई इंसान अपने आप को इंफीरियर समझ रहा है और दूसरे को सुपीरियर समझ रहा है, इसीलिए उसके जैसे इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ एक पोजिशनल चेंज होगा, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो यहां पर आपको इसमें नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, अब जो दूसरा कंसेप्ट इन्होंने बताया हुआ था वो था डोमिनेंट क्लास का। डोमिनेंट क्लास में ये क्या बता रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि आजादी के बाद जब क्या करे गए, लैंड रिफॉर्म्स करे गए, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स जब करे जा रहे हैं, या आप एक तरीके से बोल लीजिए कि जब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो सरकार तो चाह रही है क्या कि भाई जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, जो सबसे नीचे बैठे हुए लोग हैं, उन्हें क्या हो जाए, उन्हें इस कास्ट सिस्टम का फायदा हो जाए। या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी वो भी चाह रही थी कि भाई जब हम क्या करेंगे, इन जमींदारों को पावर से हटाकर रैयतवाड़ी सिस्टम लाएंगे या कोई एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जहां पर हम पीजेंट से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट बेस्ड नॉर्म्स है या कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा। बट हुआ इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट, ठीक है, कि जब आगे जाकर हमारी इस व्यवस्था में आप बोल लीजिए कि जब प्रॉफिट्स दिए गए है ना, जब आप बोल लीजिए कि भाई बेनिफिट्स दिए गए, तो जो ब्राह्मण्स थे है ना, जिनके पास या आप बोल लीजिए कि जो अपर कास्ट थी, जिनके पास क्या था, बहुत सारा लैंड था, अब इनके इस बहुत सारे लैंड को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना था किसके, लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है। लेकिन लोअर कास्ट के लोगों तक ये पहुंच पाता, इसके पहले ही बीच में कौन बैठे हुए थे, इसके पहले ही बीच में बैठे हुए थे मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, जो कौन थे, जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा था, डोमिनेंट थे, है ना, एग्रीकल्चर में आप बोल लीजिए कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थे। तो जब वो चीज, जो बेनिफिट जो है वो लोअर क्लास तक पहुंच पाता, इसके पहले ही सारे के सारे बेनिफिट जो है वो इस मिडिल क्लास को मिलने शुरू हो गए, जैसे कि यादव्स बोल लीजिए, जाट बोल लीजिए, मराठास बोल लीजिए, रेड्डीज बोल लीजिए, ठीक है। तो यही जो डोमिनेंट कास्ट है, ये लैंड और पावर को इन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और जो लोअर कास्ट है उसका स्टेटस आज के समय पर भी वही था जहां पर वो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो बीच में जो बैठे हुए थे, जो इंटरमीडिएट पोजीशन पर जो बैठे हुए थे, उन्होंने सारे बेनिफिट जो है वो यहाँ पे गेन करने शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं कास्ट विजिबिलिटी की, ठीक है, कि अपर कास्ट के लिए अगर आप बात करें तो कास्ट कैसी उन्हें नजर आ रही है, इनविजिबल नजर आ रही है। क्यों इनविजिबल नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भाई उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है वो कभी भी इस कास्ट के बेसिस पर अचीव नहीं किया, उन्हें इस कास्ट सिस्टम का कभी कोई प्रिविलेज मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके दादा परदादा ने मेहनत करी, उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने मेहनत करी, ठीक है, स्किल्स सीखी, तब जाकर जो है वो उन्हें नौकरियां मिली, तब जाकर जो है वो पावर को गेन कर पाए हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई उनकी कास्ट आइडेंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो, विजिबल हो। क्यों विजिबल हो, क्योंकि जब तक वो विजिबल नहीं होगी तब तक वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, जब तक वो दुनिया को, समाज को ये ना बता दे कि वो एक शेड्यूल कास्ट के हैं, वो एक शेड्यूल ट्राइब के हैं, तब तक उन्हें कोई रिजर्वेशन समाज में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया गया कि भाई जो लोअर कास्ट है वो उसके लिए क्या है कि कास्ट सिस्टम जो है वो विजिबल है, और यही आगे जाकर उसका डिस्क्रिमिनेशन का भी कॉज बनता है। और जो अपर कास्ट है वो इस चीज से क्या है, एक तरीके से बिल्कुल ही अलग है। उसने बोला कि आज मैंने जो कुछ भी गेन किया वो अपने खुद के बलबूते पे किया हुआ है, मुझे कास्ट का कोई भी प्रिविलेज जो है वो यहाँ पर नहीं मिला हुआ है, ठीक है जी। तो ये बात जो है वो यहाँ पर हमने हमारे इस पूरे कास्ट सिस्टम के बारे में अभी तक जान चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, ट्राइबल कम्युनिटी की। ट्राइब जो कि हमारा सेकेंड सोशल इंस्टीट्यूशन था। चलिए
तो अगर ट्राइब्स की बात करी जाए, सो दीज आर दी ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आदिवासी या जिन्हें हम जनजातीज भी कहते हैं, ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस आए थे, तो आर्यंस के पहले के समय से ही जो नेटिव्स इस देश पर रह रहे थे, गोंडवाना लैंड के समय से ही जो नेटिव्स इस देश पर रह रहे थे, वही क्या है आज की हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी, वही हमारी आज की ट्राइबल कम्युनिटी है ना। जैसे कि आप बात करें गोंड्स की, भील्स की, संथाल्स की, तो ये बहुत पहले से ही क्या कर रहे थे, हमारे इस लैंड पर रह रहे थे। अब ट्राइब्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, ट्राइब्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, तो ये बोल दिया गया कि भाई ये जो कम्युनिटी है इसके पास अपना कोई भी रिटन रिलीजन नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदू, ठीक है, हिंदू रिलीजन की, तो भाई हिंदू रिलीजन के साथ क्या है कि इनके पास अपने खुद के स्क्रिप्चर्स हैं, पुराण्स हैं, वेद हैं, भगवद गीता है, जिससे ये क्या करते हैं, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। इस्लाम, उनके पास कुरान है, शरीयत है, ठीक है। अगर आप बात करें किसकी, क्रिश्चियंस की, तो उनके पास बाइबल्स है। अगर आप बात करें सिख की, तो उनके पास क्या हो जाएंगे, उनके पास गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से हर रिलीजन के पास क्या होता है, अपना एक स्क्रिप्चर होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है, वैसे इन ट्राइबल्स के पास अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। ये ओरली अपने कस्टम्स को, अपनी प्रैक्टिसेस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ऐसे ही ये क्या होता है, पास ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि खुद का कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हमारी ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम को भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई क्षत्रिय जो है वो क्या करेंगे, रूल करेंगे, और बाकी लोग जो है वो उन्हें क्या करेंगे, उनको उस रूल करने में मदद करेंगे। लेकिन ट्राइब्स की बात करी जाए तो ये कैसे है बेटा, ये एग्लिटेरियन सोसाइटी है, कोई क्लास या रैंक इनके पास नहीं है। सभी लोग जो है वो एक ही जैसे स्तर पे हैं, सभी लोग जो है वो एक ही जैसा कबीला या ट्राइब बनाकर रह रहे हैं, जिसका एक सरदार हो जाएगा, चीफ हो जाएगा, और वो चीफ जो है वो ने छोटी मोटी जरूरतों के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है उसमें, है ना, गवर्न करेगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या बताएगा कि एग्लिटेरियन सोसाइटी है, सभी लोग इक्वल हैं, कोई क्लास या कोई रैंक इनके पास नहीं होगा। और अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 8.6% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो ये ट्राइबल ग्रुप क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हमें ट्राइब्स के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। तो क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो यहां पर उन्हें दो तरीके से, इनके जो ट्रेड्स हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई किए गए। पहला है परमानेंट ट्रेड और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेड्स। परमानेंट ट्रेड्स क्या हुई, परमानेंट ट्रेड्स वो हुई जो ये सदियों से इनके पास है और आज भी ये उसी चीजों को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि जो रीजन, जिस रीजन में ये पहले रहते थे, आज भी ये उसी रीजन में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अंडमान की ट्राइब्स की, ठीक है, तो वहां पे जो अंडमानीज है, जो जरावा है, जो सेंटलीज है, वो उस समय पर जहां रह रहे थे आज भी वो क्या कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। उसने उस चीज को चेंज नहीं किया। इनकी लैंग्वेज की उस समय पर जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जैसे कि द्रविड़ियन हो गई या फिर आप बोल लीजिए इंडो आर्यन हो गई, तिब्बतन हो गई, ये उसी लैंग्वेज को आज भी बोल रहे हैं। इनका रेस, जो इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन है, वो भी आज सेम होगा। और जो इकोलॉजी यानी कि जिस एनवायरमेंट में ये रह रहे हैं कि भाई पर्वतों पे रह रहे हैं, पहाड़ या आप बोल लीजिए कि भाई नदी किनारे रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जहां पर ये रहते थे आज के समय पर भी ये वहीं पर रह रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडिया का जो 85% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहां पर रहता है, सेंट्रल इंडिया। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, जो कि हमारे इंडिया में नंबर वाइज सबसे ज्यादा ट्राइब्स को क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो रह रही है। और 11% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हमारे देश की मेजर ट्राइब्स की, तो गोंड जो कि लार्जेस्ट है नंबर में, उसके बाद भील्स होते हैं, संथाल्स होते हैं, ओरॉन्स हो गए, मुंडास हो गए। तो ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि नंबर में अच्छे खासे हैं और इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं ना। इनमें से कुछ ने तो अपने बड़े बड़े किंगडम्स भी बनाए हुए थे। जैसे कि अगर आप बात करें गोंड की, तो गोंड ट्राइब में जो संग्राम शाह है या फिर आप बोल लीजिए रानी कमलापति जो है, इन्होंने अपने खुद के गोंड किंगडम बनाए हुए थे, बड़े बड़े इन्होंने स्टेट्स बनाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भील्स की, तो भील्स जो है उनके पास मिलिट्री स्किल बहुत अच्छा था। राणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप या जो दूसरे आप बोल लीजिए राजपूत रूलर्स जो है, उनके यहाँ पर इन्होंने एज अ सोल्जर काम किया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें संथाल्स की, तो इन्होंने सेटल्ड होकर ब्रिटिशर्स को हेल्प करी थी, जिससे कि वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर पाए, ठीक है। वैसे ही अगर आप मुंडास की देखें तो बिरसा मुंडा इसमें हम जानते हैं, ओरॉन्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फेमस ट्राइब्स हैं जिनके बारे में हमारे देश में हम आज के समय पर भी जानते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें इनकी लैंग्वेज की, ठीक है, तो किस किस लैंग्वेज ग्रुप के होते हैं, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज ये बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, ऑस्ट्रिक बोलते हैं, और तिब्बतियन बर्मन लैंग्वेज, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर तिब्बतो बर्मियन लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद अगर रेशियल टाइप की बात करें तो अलग अलग रेसेस की आपको मिल जाएंगी, निग्रोटो रेस है, ऑस्ट्रेलाइड रेस है, मंगोलाइड रेस है और आर्यन रेस है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रेस के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब ये तो वही परमानेंट ट्रेड्स जो कि जनरेशन से एज इट इज है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज आज के समय पर भी ऐसी मिलेंगी। लेकिन अब बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स की, यानी कि वो चीजें जो ट्राइब्स ने समय के हिसाब से क्या करी हुई थी, चेंज करी हुई थी। तो पहली चीज क्या है, द बेस्ड ऑन द लाइवलीहुड, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें तो पहले के जो ट्राइब्स थे वो हंटर गैदरर या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या आप बोल लीजिए जो पास्टोरलिज्म है, ऐसी एक्टिविटीज में क्या कर रहे थे, इंगेज कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब मैंने आपको संथाल्स के बारे में बताया था, मुंडास के बारे में बताया था, तो इन्हें क्या किया गया, इन्हें इनके ही ट्राइबल से, मतलब इनका जो ट्राइबल लैंड था, जो फॉरेस्ट था, वहां से इन्हें भगा दिया गया। अब जब ये वहां से भागे तो भागने के बाद इन्हें कुछ ना कुछ काम करना था, तो ये शहरों में एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर काम करना शुरू कर दिया, या एग्रीकल्चरल फील्ड में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ये लोग कर रहे हैं, वर्किंग फील्ड, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो समय के साथ जब क्या हुआ कि भाई इनके फॉरेस्ट को नष्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि भाई ये फॉरेस्ट ही था जो कि क्या है, इनके सर्वोपरि है, इनके लिए सब कुछ जो मिलना था उनको ये फॉरेस्ट से मिलना था। पर जब इनके जंगल काट दिए गए, इन्हें इन्हीं के घरों से भगा दिया गया, तो ये शहरों में आकर दूसरे कामों को करने लगे, जैसे कि कल्टीवेटर्स हो गया, पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ठीक है। फिर आगे जाकर जब इनमें से कुछ लोग पढ़ लिख लिए तो उन्होंने जॉब्स करना शुरू कर दी, ठीक, कुछ बिजनेसेस वगैरह इन्होंने करने शुरू कर दिए। बहुत रेयर केस है लेकिन करते हैं, देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस समय के हिसाब से इन्होंने क्या करी, बदलनी शुरू कर दी। अब उसके बाद बात करी जाए किसकी, रिलीजन की। सो बेस्ड ऑन द हिंदू इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्टेड एंड द रेजिस्टेड हिंदुइज्म, ठीक है, कि कुछ प्रैक्टिसेस जो थी इनकी वो इन्होंने हिंदुइज्म से अडॉप्ट करी और कुछ प्रैक्टिसेस इन्होंने रिजेक्ट करी, क्यों, ताकि ये अपने कल्चर को क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके और एज इट इज उसे आज के समय पर अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सके, ठीक है। तो इनमें से कुछ ने कन्वर्जन भी किया दूसरे रिलीजन में ताकि ये बेनिफिट्स को गेन करे, और जो उन्होंने नहीं किया वो आज के समय पर भी अपने इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को करते हैं और उसे अपनी जनरेशंस को पास ऑन करते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस द ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, कि जब हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा था, जब हमारा देश डेवलप हो रहा था, तो उस देश के डेवलप होने का जो सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ा वो इस ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर कैसे पड़ा। देखिए जी, हमने हमारे देश में क्या बनाए, हमने हमारे देश में इंडस्ट्रीज बनाई, डैम्स बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, और वो कहां पर बनाई, वो वहां पर बनाई जहां पर ये ट्राइबल्स पहले से रह रहे थे, यानी कि फॉरेस्ट में, जहां पर माइन रिसोर्सेज हैं, वहां पर हमने ये चीजों को बनाना शुरू किया। अब उसकी वजह से क्या किया गया, उसकी वजह से वो लोग जिन्हें इस इंडस्ट्री, इस फैक्ट्री, इस माइंस का सबसे ज्यादा लाभ उठाना था, वही इन लाभों से क्या हो गए, वंचित रह गए, ठीक है। और वहीं पर उन्हीं जगहों पर ये क्या करने लगे, एज अ लेबरर ये काम करना शुरू कर दिए। मतलब कि जो जंगल, जो जमीन जो इन ट्राइबल्स की थी वही इनसे क्या कर दिए गए, ले ली गए, और उन्हीं को उन्हीं के घर में क्या बना दिया गया, लेबरर बना दिया गया, ठीक है जी। कि जब नेहरूवियन मॉडल में डैम्स बनाई गई, फैक्ट्रीज बनाई गई, माइंस बनाए गए, तो ये डिस्प्लेस कर देती है किसको, उनके फॉरेस्ट लैंड्स को, ठीक है। और जिसकी वजह से जो ट्राइबल है वो अपने लैंड को क्या कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं। अब जिसकी वजह से इन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा, कहां पर, नॉन ट्राइबल लैंड में। और इस नॉन ट्राइबल लैंड पे जब ये माइग्रेट करेंगे तो सबसे पहले इनका क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है। आज के समय पर आप देख लीजिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत अच्छी है वहां पर, नहीं। हर तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, हर तरीके से, चाहे फिर वो उनके दिखने का तरीका हो, जो उनका अपीयरेंस हो, उस तरीके से आप बोल लीजिए, जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, जो कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं, हर तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इकोनॉमिकली तो और बुरे तरीके से, ठीक है। आज के समय पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां जो है उनका कितना सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हमारे देश में, यू कैन नेवर नो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इन्हें इनके ही घरों से भगाकर, जंगलों से भगाकर कहां भेज दिया गया, अर्बन एरियाज में, शहरों में। तो शहर के जो लोग जो पहले से ही वेल स्टैब्लिश थे, उन्होंने इन लोगों को क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू किया। उन्हें बोल लीजिए अपने घरों में नौकर बनाकर, अपनी फील्ड्स में लेबरर बनाकर, या अपने फैक्ट्रीज जो है उसमें आप बोल लीजिए कि वर्कर्स बनाकर इन्हें रखना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जब ये शहरों में आए तो इन्होंने अपना कल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी इनकी, जो ये पेड़ की, पर्वत की, झरने की, नदी की पूजा कर रहे थे,
वो सभी चीजें क्या हो गई, लुप्त हो गई, इनका अपना कल्चर जो है वो एक तरीके से खत्म हो गया। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नर्मदा डैम्स की, ठीक है, जिसके लिए सरदार सरोवर डैम्स के लिए क्या किया गया कि उस डैम बनाने के लिए कई सारे जो विलेजेस थे उनके लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया वहां पर। अभी रिसेंटली ओमकारेश्वर डैम के पास भी यही चीजें चल रही हैं, ठीक है, कि लोग जो हैं केन बेतवा के लिए यही चीजें चल रही है कि भाई लोग जो है वो चाहते हैं कि उनकी नदियां बनी रहे, क्योंकि अगर आप उनको डाइवर्ट कर देंगे तो जो लोग ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो कैसे पानी पिएंगे, उनके खेतों का क्या करेंगे वो। ठीक है, तो इस डाइवर्जन की वजह से जो लोग ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं, जो नेटिव्स हैं, उनका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे इस डेवलपमेंट के नाम पर। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल नर्मदा डैम झारखंड, आसाम या त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे देशों की अगर शहरों की अगर आप बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन्हीं जगहों पर हमारे देश में हो रहा है। ठीक है जी, अब आज के समय पर अगर हम बात करें ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि मॉडर्न आइडेंटिटी फॉर्म देयर इंटरेक्शन एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जो मॉडर्न आइडेंटिटी है उससे कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन भी हो सोसाइटी पर कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए भाई, कि जब इन ट्राइबल्स ने अपने लिए आवाज उठानी शुरू करी, जब इन्हें ये बात समझ में आई कि भाई हमें हमारे ही घरों से भगाकर दूसरे के घरों में जब हमें भेजा जा रहा है और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम ना तो अपनी जंगल देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे। तो इन्होंने खुद के लिए आवाज उठानी शुरू करी और यहां से कई सारे जो ट्राइबल स्टेट्स थे उन्होंने अपनी ट्राइबल एरिया डिमार्केट करना शुरू किया, खुद के लिए ट्राइबल स्टेट्स की डिमांड करी, क्योंकि इनका कल्चर जो है वो बाकी स्टेट से, जैसे कि अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या कहा कि नहीं, वी आर दी ट्राइबल पॉपुलेशन, हमारा कल्चर जो है वो मध्य प्रदेश के बाकी रीजन से काफी अलग है, तो हमें अपना खुद का स्टेट चाहिए ताकि हम क्या कर सके, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके और उन्हें सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे स्टेट जैसे कि झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या किया, ट्राइबल बेसिस पर अपने स्टेट्स को फॉर्म किया। उसके बाद आगे जाकर कुछ जब इन्हें एजुकेशन रिजर्वेशन दिया गया, जब शेड्यूल ट्राइब को हमने क्या किया, रिजर्वेशन दिया, तो एकलव्य स्कूल जैसी चीजें हमने बनाई, रेसिडेंशियल स्कूल जैसी चीजें बनाई, तो उससे क्या हुआ, यही ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन को गेन करती है, अच्छी पढ़ाइयाँ करती है और आगे जाकर जॉब्स को सिक्योर करती है, जिससे वो मिडिल क्लास की पोजिशन पर पहुंच जाते हैं। और आज के समय पर अपनी इस ही न्यू ट्राइबल आइडेंटिटी को वो क्या कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वी आर नॉट द एक्सप्लॉइटेड वन, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं और अपना नाम जो है वो ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में उसे रोशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मेन इश्यूज जो था ट्राइबल्स का वो किस चीजों को लेकर था, पहला लैंड और फॉरेस्ट को लेकर, और दूसरा अपनी कल्चर और एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन इश्यूज जो थे वो इनके इन्हीं चीजों से जुड़े हुए थे। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीजें जो है वो हमने इस चैप्टर में देखी हुई थी ट्राइब से रिलेटेड। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि फैमिली और किनशिप के बारे में, कि भाई फैमिली और किनशिप क्या है। तो फैमिली क्या है बेटा, फैमिली एक सोशल यूनिट है और जिस सोशल यूनिट में हम क्या कर रहे हैं कि हम सभी फैमिली मेंबर्स जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट और केयर करते हैं। ठीक है, कि भाई कुछ लोग जो एडल्ट है वो क्या करेंगे, वो घर की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो आप बोल लीजिए कि भाई पैसा कमाते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो केयर करते हैं, और या फिर आप बोल लीजिए कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो अपनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन का क्या करती है, केयर और सपोर्ट उसे प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, तो इस ही फैमिली में अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप्स आपको दिख जाएंगे। एक जो टाइप होता है फैमिली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके दो बच्चे रहते, दो नहीं मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब दूसरी कौन सी हुई, दूसरी हुई एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली जिसे आप बोल सकते हो। तो एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा जनरेशन जो है वो एक ही फैमिली में नजर आएंगे। जैसे कि आप इस फैमिली को देखो तो यहाँ पे जो दादा दादी है उनकी अगली जनरेशन कौन हुई, ये उनके बेटा बहू, और उनकी अगली जनरेशन कौन हुई, ये उनके बच्चे। तो ये सभी लोग जो है वो एक साथ एक ही फैमिली में अगर रहते हैं, दो या दो से ज्यादा जनरेशन के लोग जब एक साथ एक ही फैमिली में रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे। अब उसके बाद कुछ और टाइप्स ऑफ फैमिली हो गई। एक फैमिली जिसमें मेल जो है वो क्या करेंगे, फैमिली को हेड करेंगे, जिसे आप पेट्रियार्की भी बोल सकते हैं। ठीक है,
कि भाई घर से जुड़े हुए सारे डिसीजन, रिसोर्सेज को लेकर, एसेट्स को लेकर, ठीक है, जॉब्स को लेकर, सारे डिसीजंस अगर फैमिली में कौन ले रहे हैं, मेल, तो वो कौन सी हो गई, मेल हेडेड फैमिली। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें कि कुछ ऐसी फैमिलीज जहां पर मेल्स क्या कर रहे हैं भाई, काम के लिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ रहा है ना, वो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, तो ऐसे समय पर जब फैमिली को हेड करेगा वो कौन करेगा, उनके एब्सेंस में उनकी फीमेल्स करेंगे, उनकी मदर करेंगे, उनकी वाइफ करेंगी, ठीक है। तो वो फैमिलीज कौन सी हो गई, फीमेल हेडेड फैमिलीज हो गई। अब उसके बाद अगली चीज हुई, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, ठीक है, कि वो फैमिलीज जहां पर जो प्रॉपर्टी है, जो सक्सेशन है, वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज, ठीक है, कि जब लीनिएज कैसे ट्रेस कर रहे हो आप, कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे दादाजी के पास कितनी है, मेरे दादाजी के पास 100 एकड़ जमीन है। अब उस 100 एकड़ जमीन को मेरे ग्रैंडफादर के बाद कौन किसे मिलेगी, वो मेरे फादर को मिलेगी। मेरे फादर के बाद वो किसे मिलेगी, उनके बेटे को, यानी कि मेरे भाई को, ठीक है। और उसके बाद वो किसे मिलेगी, उसके भाई को, यानी कि ग्रैंडसन को, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मैं क्या करूं, इस तरीके से मैं अगर फैमिली के डिसेंट को ट्रेस करूं, तो वो फैमिली कौन सी हुई, वो हुई आपकी पैट्रिलिनियल फैमिली। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूं कि भाई मेरी जो दादी है ना, मेरी दादी के पास जो जमीन है, ठीक है, जो मेरी दादी है, हिंदी में लिखते हैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, कि मेरी दादी के पास जमीन है। अब दादी की जमीन किसको मिलेगी, बुआ को मिलेगी, ठीक है, तो बुआ को मिल गई भाई। अब बुआ के पास जमीन किसको मिल गई, बुआ की बेटी को मिल गई, ठीक, तो मेरी कजन को मिल गई। तो अगर इस तरीके से मैंने क्या किया, फैमिली का आप बोल लीजिए ये तरीके से डिसेंट को ट्रेस किया, तो वो हुई कौन सी, मैट्रिलिनियल फैमिली, है ना। जैसे मान लीजिए मेरी नानी की प्रॉपर्टी है, नानी के बाद मेरी मम्मा को मिली, मम्मा के बाद मुझे मिलेगी, मेरे बाद मेरी बेटी को मिलेगी, ठीक है। तो वो हुई क्या, वो मैट्रिलिनियल फैमिली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी फैमिली को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ पैटर्न के बेसिस पर। तो अगर शादी के बाद जो मैरिड कपल है ना, अगर वो किसके घर में रहने जाते हैं, अगर वो ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, जैसे आज के समय पर अगर हम बोलें तो घर जमाई बोला जाता है ना, कि शादी के बाद जैसे मान लीजिए मैं और मेरे हस्बैंड अगर वो मेरे घर पर जाकर रह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो वो कौन सा टाइप ऑफ मैरिज हुआ, दैट इज द मैट्रिलोकल, यानी कि फीमेल के घर पर जाकर रह रहे हैं, है ना। और वहीं पर अगर शादी के बाद जो मैरिड कपल है वो ग्रूम के घर पर जाकर रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा हुआ, वो हुआ पैट्रिलोकल, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब वही चीज इनहेरिटेंस वाली जो मैंने आपको बताई हुई थी कि मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल, अगर फीमेल तरीके से आप डिसेंट को ट्रेस करेंगे तो मैट्रिलिनियल, और अगर मेल की तरफ से ट्रेस करेंगे तो वो पैट्रिलिनियल। उसके बाद अथॉरिटी के बेसिस पर कि भाई अगर फैमिली में सारे डिसीजंस कौन ले रहे हैं, मेल ले रहे हैं, तो वो पैट्रियार्कल, और अगर कौन ले रहे हैं, फीमेल्स ले रही हैं, तो मैट्रियार्कल, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर हमने देखी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज के हमारे इस चैप्टर में हमने देखनी थी, और चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हमने क्रिस्टल तरीके से क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, ठीक है जी। चलिए अब जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लेकर आई हूं, तो वो और आप सॉल्व कर लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म कास्ट इन द इंडियन टेक्स्ट कंप्राइजेस ऑफ, ट्राइब, वर्ण एंड जाति, किससे जुड़ा हुआ है, सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, तो वर्ण और जाति से। सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। Next, the dash or tribes were believed to be the people of the forest who distinctive habited in the hill and forest area shaped by the economic, social and political attributes. ठीक है, किसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है जन, जन या ट्राइब जो है वो सेम टर्म हो जाता है। उसके बाद सोसाइटी वेयर women inherited property from their mothers are called, that is called the matrilineal families. नहीं, इसका आंसर होगा आपका matrilineal societies, ठीक है। अगला, the sociologists and the social anthropologists coined the new concepts and try to understand these process of change. Perhaps the most common of these are Sanskritization, dominant caste. Both contributed by M.N. Srinivas but discussed extensively and criticized by the other scholars. What is the concept of dominant class? ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपका। Then other question कि explain the impact of national development on the tribe, जो कि CBSE दीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पर इसमें बताना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमने हमारा इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल। ऐसे ही आगे के कई सारे लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।